को नमस्कार। 9th सिविक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने सिविक्स की लास्ट लेसन संस्थाओं का कामकाज पर चल रहे थे। कल हमने उसमें जाना कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, उसके सदस्य का चयन कैसे होता है, क्या योग्यताएं हैं उनके सदस्यों के लिए, उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं। तो आज जो हम जानेंगे लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है उसके बारे में जानेंगे। दूसरा, जो न्यायपालिका है उसकी क्या शक्तियां हैं, न्यायपालिका का काम क्या है, उस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, संस्थाओं का कामकाज भाग 3। आइए जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। देखिए, हमारी संसद के 2 सदन हैं, पहला है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो अब इन दोनों में क्या अंतर है, देखिए वो जानते हैं। जो लोकसभा के सदस्य हैं उन्हें आप प्रत्यक्ष चुनाव डालकर चयन करते हैं। आप मतलब इलेक्शन वाले दिन खुद जाकर वोट डालकर उनका चयन करते हैं। और जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका चुनाव राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। पहला अंतर ये हो गया कि लोकसभा के सदस्य तो हम वोट डालकर चुनते हैं, लेकिन ये निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा अंतर, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, लेकिन समय से पहले भंग हो सकती है। लेकिन जो राज्यसभा है वो क्या है, स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होता। उसके 1/3 सदस्य हर 2 साल पर रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या, तीसरा अंतर, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। अगला अंतर देखिए, जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। कोई भी टैक्स को बढ़ाने, घटाने और भी कोई देश की वित्त से संबंधित बिल है वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। ये चौथा अंतर हो गया। अब हम देखते हैं 5वां अंतर। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मान लीजिए कोई गलती हो जाती है तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन केंद्रीय मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। अगला अंतर देखते हैं अब हम, छठा, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जितने भी सदस्य हैं उनमें से एक चुना गया व्यक्ति अध्यक्ष बनता है, वही उनकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। 7वां अंतर देखिए, लोकसभा को हम निचला सदन या आम जनता का सदन कहते हैं, क्योंकि ये व्यक्तियों द्वारा चुनाव किया हुआ नेताओं का सदन है। अगला जो 7वें में राज्यसभा में, इसे ऊपरी सदन या राज्य की परिषद कहा जाता है। अब 8वां अंतर देखते हैं। यदि कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक इस सदन में पारित नहीं हो पाता तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। और राज्यसभा में यदि कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक इस सदन में पारित नहीं हो पाता तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। ठीक है जी, ऊपर वाले में तो इस्तीफा देना पड़ता है और राज्यसभा वाली में नहीं देना पड़ता। 9वां अंतर देखिए, जो लोकसभा है उसमें केवल राष्ट्रपति 2 ही सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है, वो है एंग्लो इंडियन। और जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य जो कला, शिक्षा, समाज सेवा या खेल के क्षेत्रों में अच्छा नाम रखते हो। 10वां अंतर क्या है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। आपको 10 पॉइंट बता दिए, आप 6-7 अगर आपको पासिंग मार्क्स लेना, अगर अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो 10 के 10 अंतर याद कीजिएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं संस्थाएं कौन सी होती हैं। सबसे पहले देखिए, राजनीतिक कार्यकारी, जो एक विशिष्ट अवधि के लिए चुने जाते हैं, जैसे कि नेता वगैरह।
उन्हें हम क्या कहते हैं, राजनीतिक कार्यकारी कहते हैं। ये कानून और नीतियाँ बनाते हैं और जनता द्वारा उन्हें चुना जाता है, और अगले चुनाव में हो सकता है जनता किसी और को वोट दे और वो बदल भी सकते हैं। ये तो हो गई राजनीतिक कार्यकारी। अब है स्थायी कार्यकारी। स्थायी कार्यकारी कौन से होते हैं? जितने भी आपके IAS कैडर के ऑफिसर्स होते हैं वो, इन्हें सरकार द्वारा दीर्घकालीन आधार पर नियुक्त किया जाता है। वे सरकार की नीतियों के कार्यकारी के प्रभारी होते हैं। वे निष्ठावान हैं और सत्ताधारी दल के बदलने पर भी पद पर बने रहते। ये नहीं है कि आज एक IAS चुना गया है तो मान लीजिए BJP की गवर्नमेंट चलेगी तो उसे अपनी सीट से हटा दिया जाए, नहीं। ये पूरे एक निर्धारित आयु तक के लिए चुने जाते हैं। चलिए इससे आगे देखते हैं। अब हम अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए, भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासन प्रमुख का पद होता है। ये कार्यकारी कार्यपालिका है, मतलब जितने भी काम होते हैं वो प्रधानमंत्री हमारा करता है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। वह भारत की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह होता है। भारत की संसदीय राजनीतिक प्रणाली में राष्ट्र प्रमुख और शासन प्रमुख के पद को अलग अलग रखा गया, मतलब राष्ट्रपति की पोस्ट अलग है और प्रधानमंत्री की अलग है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रधानमंत्री के लिए है कि वो मुख्य कार्यपालिका है, सभी कार्यों के लिए वो जवाबदेही है। उसका हम सरकार के कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पदों को बिल्कुल अलग अलग रखा गया। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रपति। जो हमारे भारत का राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का प्रमुख है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो सारी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम निहित है, लेकिन वास्तविक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह पर करता है। तो देखिए, जो मुख्य काम है वो प्रधानमंत्री के हैं, राष्ट्रपति सिर्फ उन्हें अनुमोदन देने का काम करता है। जो हमारे भारत का राष्ट्रपति है उसकी स्थिति राष्ट्रपति प्रणाली को देखिए, दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता। अनेक देश ऐसे हैं जहाँ राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुख्य भी। उसका एक सशक्त उदाहरण है अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका का राष्ट्रपति देखिए, वहाँ के लोग उसे वोट देकर चुनते हैं, वही अपने मंत्रियों का चुनाव करता है, उनकी नियुक्ति करता है। कानून बनाने का काम भी अभी विधायिका करती है, और राष्ट्रपति पर किसी भी कानून को वीटो से रोकने का अधिकार है, मतलब वो किसी भी कानून को पर उसे पास करने से मना कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे किसी के बहुमत के समर्थन की ज़रूरत नहीं होती, ना ही वो किसी के लिए उत्तरदायी होता है, और 4 साल तक अपने कार्यकाल पूरा करता है। तो ये है राष्ट्रपति एक वास्तविक कार्यपालिका के रूप में। लेकिन जो हमारा भारत है वहाँ पर क्या है? वो नाम मात्र की कार्यपालिका, मतलब यहाँ जो सारे कार्य हैं वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति तो उनके द्वारा बनाए गए किसी भी विधेयक को सिर्फ पारित करने का काम करता है। चलिए अब हम जान लेते हैं मंत्रिपरिषद के टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, मंत्रिपरिषद उस निकाय या सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। अमूमन इसमें विभिन्न स्तरों के 60 से 80 मंत्री होते हैं। सबसे पहला देखिए कैबिनेट मंत्री। सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं इसमें। इनके पास प्रमुख मंत्रालयों का प्रभार होता है। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसला करने के लिए बैठक करते हैं, और ये इनकी संख्या लगभग
25 होती है। ये सबसे शीर्ष मंत्री हैं। उसके बाद देखिए स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, छोटे छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं ये लोग और कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री अपने विभाग के केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो ये 3 तरह के हैं। सबसे पहला कैबिनेट, दूसरा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और तीसरा राज्य मंत्री। मतलब ये राज्यों में देखभाल राज्यों में उनके सहयोग के लिए होते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं भारत की न्यायपालिका। देखिए जो हमारे शासन के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अभी तक हमने कार्यपालिका को विस्तार से जाना और विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना। कार्यपालिका का काम है उसे लागू करना और न्यायपालिका का काम है न्याय करना। तो इसका काम ये किस विवादों की सुनवाई करता है? नागरिकों के बीच में, नागरिक और सरकार के बीच में, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में अगर कोई भी विवाद होता है तो न्यायपालिका का कार्य उन सबको सुलझाना। पूरे देश में न्याय व्यवस्था बना के रखना भी इन्हीं का कार्य है। ये भारत के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश जी शपथ दिलवा रहे हैं। देखिए ये भी इन्हीं का कार्य है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री जस्टिस JS खेहर 25 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में संसद के केंद्रीय सभागार में श्री रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हुए। इसी के साथ ही हमारा लेसन ख़त्म होता है। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद। अगर